कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस प्रस्तावना में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के उद्देश्य, पृष्ठभूमि और भारतीय संविधान के स्रोत, इन तीनों के विषय में हमें कहीं ना कहीं बताते हैं। पहला क्या? उद्देश्य, कि क्या उद्देश्य है संविधान का। दूसरा, स्रोत क्या है, और संविधान की प्रकृति कैसी, और उसके माध्यम से जनता को किस प्रकार से वो ढालना चाहती है। इन तीनों बातों के बाद विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान की अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि पहले किसी संविधान की प्रस्तावना थी क्या। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख शब्द एवं उनके अर्थ। तीसरा, प्रस्तावना के संबंध में विवाद जो हुए, मतलब कोर्ट केसेस, जो केस में आए, कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा गया। प्रस्तावना भारतीय संविधान में जो हमने जोड़ी, वो प्रस्तावना उस प्रकार की ही प्रस्तावना सबसे पहले जिस देश ने लिखित संविधान बनाया था, अमेरिका के द्वारा भी अपने संविधान में प्रस्तावना जुड़ी, और जिसके बाद में सभी देशों ने, जिन जिन देशों ने अपने देश के संविधान को लिखित रूप में बनाने की कोशिश की, उन सभी देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को भी जोड़ा। उसी में भारत ने भी अपनी प्रस्तावना को जोड़ा, परंतु ये प्रस्तावना संविधान के पहले नहीं बनी, सबसे अंत में बनी। तो भारत के संविधान में सबसे अंत में बनी, तो कई बार प्रश्न उठता है कि क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है क्या नहीं। तो वो विवादों में हम देखेंगे, परंतु हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इतना अधिक महत्व क्यों है। महत्व इसलिए क्योंकि ये प्रस्तावना बताती है कि भारतीय संविधान जो है, वो संविधान जो है वो जो शक्ति प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है हमारा, वो सर्वोच्च है। राष्ट्रपति भी इसके अधीन आता है, संसद भी इसके अधीन आती है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके अधीन आता है। तो भैया ये सर्वोच्च है, तो भैया इसे शक्ति कहां से मिली है? इसे शक्ति मिली है जनता से। और ये कौन बताता है? प्रस्तावना। क्योंकि उसमें शुरू हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत की जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब जो बात शब्द जोड़े हैं उन्होंने, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं प्रस्तावना के माध्यम से हमें पता चला कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, जिसे शक्ति क्या मिली, कहां से मिली? भारतीय जनता से। दूसरी बात, ये जो शक्ति मिली है माना, साथ में ये भी बताता है ये प्रस्तावना कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था? भारत को संप्रभु संपन्न देश बनाना, सॉवरन राष्ट्र बनाना। दूसरा, समाजवादी राष्ट्र बनाना। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना। ये एक डिबेटेबल वर्ड है। चौथा, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना। और पांचवा आता है गणराज्य।
जनता के द्वारा किए जाने वाले शासन वाला राज्य। तो ये उद्देश्य है संविधान के। क्या उद्देश्य है? संप्रभु संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सही, तो ये भी पूछा कि भैया अब कि ये भी बताता है कि इस राज्य की प्रकृति किस प्रकार की होगी, नेचर किस प्रकार का होगा। तो ये भी हमें प्रस्तावना बताती है कि प्रस्तावना के अनुसार बताया गया कि भारतीय संविधान का नेचर किस प्रकार से होगा। ये क्या बताया? उद्देश्य। तो अब हमें ये देखना है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति भी उसने बताया। तो उसने प्रकृति में सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने की बात कही, सभी लोगों को स्वतंत्रता देने की बात कही, धर्म उपासना विश्वास उसकी स्वतंत्रता देने की बात की, बंधुत्व की बात की और समता की बात की, सभी लोगों को सभी प्रकार की समानता, इसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमें संविधान की शक्ति के बारे में बताता है, उद्देश्य के बारे में बताता है, प्रकृति के बारे में बताता है। तो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो मूलभूत बातें वो हमारे जहन में आ जाएगी। तो हमें एक प्रश्न के रूप में इसको पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। वो प्रश्न लिख लीजिए, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या क्या, उद्देश्य क्या क्या। ये प्रस्ताव, ये शब्द है और ये हमारा प्रश्न है। तो आप प्रश्न लिखिए, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या क्या है। तो हम उद्देश्य में सबसे पहले जितने 5 शब्द हमने बोले जो प्रस्तावना में हमारे दिए गए हैं, उन प्रस्तावना में दिए गए शब्दों के बारे में हम एक तरफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न में क्या है? भारतीय संविधान का उद्देश्य। तो उद्देश्य में सबसे पहला हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संप्रभु संपन्न राष्ट्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और लास्ट में है गणतंत्र। संप्रभु संपन्न मतलब ये हमें बताता है कि भारत जो है वो किसी भी देश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। भारत कभी भी किसी दूसरे देश के बहकावे में आकर अपनी विदेश नीति का पालन नहीं करेगा। कोई भी जो निर्णय लिए जाएंगे भारत के द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। मतलब भारत ये बात बतलाता है कि जिस समय में भारत के द्वारा ये भारतीय संविधान सभा के द्वारा ये संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय में विश्व में 2 विचारधारा चल रही थी। एक पूंजीवादी विचारधारा चल रही थी और एक समाजवादी विचारधारा चल रही थी। और दोनों विचारधारा का समर्थन करने वाली विश्व की 2 पावरफुल देश चल रहे थे। उसका नाम था पूंजीवाद को चलाने वाले अमेरिका और समाजवाद को चलाने वाले रशिया। तो दुनिया में 2 गुट बन चुके थे और 2 गुटों के बनने के कारण जो जो देश इन गुटों में शामिल हो जाते थे वे कहीं ना कहीं इन देश जो चलाने वाली विचारधारा चलाने वाले देशों के अनुसार अपनी विदेश नीति को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाते थे। तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो देश इन विचारधारा में शामिल हो जाते थे वे कहीं ना कहीं रण का अखाड़ा बन जाते थे और अमेरिका और रशिया के कहने पर कहीं ना कहीं विदेश नीति को इन्हें परिवर्तित भी करना पड़ता था। तो कहाँ की संप्रभु था? भारत ये कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपनी विचारधारा को लेकर अडिग है और भारत जो भी निर्णय लेगा वे अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। तो ये बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही बताता है कि भारत के संविधान का उद्देश्य है। दूसरा, समाजवाद जो शब्द, ये समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42।
और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1946 में जोड़ा गया। अब समाजवाद शब्द को जोड़ने का उद्देश्य इंदिरा गांधी का जो भी हो, पर भारत पहले से ही, समाजवाद का मतलब क्या है कि राज्य के द्वारा सभी प्रकार के कार्य किए जाएंगे और सभी शक्ति राज्य के अंतर्गत रहेंगी और राज्य की नजरों में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं रहेगी, सभी लोग समान रहेंगे और एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत चलाया जाएगा, भारत जैसे राज्य को चलाया जाएगा और इसीलिए समाजवादी शब्द को जोड़ा। पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना जो समाजवाद शब्द जोड़ने के पहले भारत में चली, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक के, दूसरी 56 से लेकर 61 तक के, तीसरी 61 से लेकर 66 तक के, चौथी 69 से लेकर 74 तक के और बीच में 3 साल का अवकाश रहा, 3 वर्षों का, जिसे कहा गया योजना अवकाश। इन सब वर्षों में जो भी योजना बनाई गई वो खासकर भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखकर। पहली पंचवर्षीय योजना में खाद्य संकट जो था उसे कम करने की कोशिश की गई। इस समय में जो निचले लेवल से किस प्रकार से शासन को संभाला जा सके उसके ऊपर बात की गई। जब निचला लेवल मतलब जमीनी स्तर से ऊपर के स्तर की ओर शासन की बात की तो कहीं ना कहीं बतलाता है कि भारत में पहले से ही समाजवाद के बिंदु थे, पर इंदिरा गांधी ने इन शब्द को जोड़कर प्रत्यक्ष कर दिया कि भारत में समाजवाद है। उसी के बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा और धर्मनिरपेक्ष शब्द के 2 अर्थ होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिए। अब धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ने का उद्देश्य समाजवाद को कहीं ना कहीं फुलफिल करना था, क्योंकि समाजवाद में कभी भी राज्य का कोई धर्म नहीं माना जाता, कोई भी धर्म नहीं माना जाता। और दूसरा ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये भी ध्यान में रखना है कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के लिए नहीं है और भारत में जन्मा भी नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द के विषय में 2 प्रकार की विचारधारा आती है, एक राज्य के लिए और दूसरा सामान्य जनता के लिए। राज्य के लिए भारत के संदर्भ में बता रहे, राज्य के लिए और सामान्य जनता के संदर्भ में। दूसरा एक और बात याद रखिए, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति भारत में नहीं हुई बल्कि यूरोप में हुई और यूरोप में इस शब्द की उत्पत्ति करने का कारण ये था कि भैया यूरोप 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में और उसके पहले जब से इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म कहीं ना कहीं टकराने लगे और टकराने के बाद में कभी ईसाई और यहूदियों के बीच में लंबा संघर्ष चला, कभी ईसाई और इस्लाम के बीच में लंबा संघर्ष चला। वर्तमान में जो हम यरूशलेम कहते हैं, जिसकी कैपिटल जो किसकी कैपिटल है, इजराइल की कैपिटल मानी गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लंबे समय तक के यहूदियों के बीच में, ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में लंबा संघर्ष चला। 100 वर्ष, 30 वर्ष, 7 वर्षों का लगातार लंबा संघर्ष चला, केवल और केवल धर्म के नाते। और जब जब धर्म का प्रवेश राज्य में हुआ तो कहीं ना कहीं लंबे लंबे संघर्ष हुए। तो इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द वहां पर जोड़ा गया, कहा गया कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। परंतु भारत में ये विचारधारा थोड़ी सी अलग है। भारत में धर्म का शब्द का प्रयोग हम नैतिकता के लिए करते हैं और गांधी जी भी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति जो रहेगी एक मृत शरीर के समान है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर कभी संघर्ष हुआ ही। भले ही इस्लाम का प्रवेश भारत में 11वीं शताब्दी के करीब करीब हुआ, उसके बावजूद भी हमें चाहे दिल्ली सल्तनत के जितने शासक आए, चाहे मुगल आए,
ये सब भारत में आए और भारतीय संस्कृति और परंपरा को ही मानने लगे। और यही कारण रहा कि कभी धर्म के आधार पर कभी युद्ध नहीं हुआ। बाबर के द्वारा भले ही धर्म के नाम पर युद्ध करने की कोशिश की तो उसकी सत्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाई। और ये बात को जब अकबर ने जाना तो सर्वधर्म समभाव की बात को उसने मानने की कोशिश की। सुलह कुल की इसके द्वारा नीति अपनाई गई। राजपूतों के प्रति, मराठाओं के प्रति उसकी नीति कहीं ना कहीं सौम्य नीति थी, सॉफ्ट पावर की नीति थी। एक गठबंधन बनाने की कोशिश की। तो मतलब हमारे देश में कभी भी धर्म के आधार पर कभी संघर्ष हुआ ही नहीं, क्योंकि धर्म हमारे लिए एक युद्ध की वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारी एक नैतिकता का एक चिन्ह है। तो इसलिए गांधी जी कहते थे कि भैया धर्म जो है वो राज्य में होना ही चाहिए, तभी राजनीति पथभ्रष्ट होने से बच सकती है, पथभ्रष्ट होने से बच सकती। पर आप लोगों को मैंने संविधान की के निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई जा रही थी उस समय मैंने आपको बताया था गांधी जी और जिन्ना ये संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, जो कहीं ना कहीं से दूर रहे। दो ही व्यक्ति रहे प्रमुख रूप से, जो प्रमुख पहला वल्लभ भाई पटेल साहब और दूसरा जवाहरलाल नेहरू साहब। ये दोनों ही व्यक्ति रहे और दोनों व्यक्ति में समाजवादी विचारधारा को मानने वाले दोनों ही थे। और उसमें ज्यादा प्रभाव जवाहरलाल नेहरू पर था। जवाहरलाल नेहरू स्टालिन से भी बहुत अधिक प्रभावित थे, लेनिन से भी प्रभावित थे, परंतु उनकी आतंकवादी जो व्यवस्था उन्होंने लागू की उससे वो कहीं ना कहीं दुखी थे। इसलिए वो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहते और इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की। और धर्मनिरपेक्षता की बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो वर्तमान में कोई राज्य का धर्म है कि भारत का? नहीं, पर सामान्य जनता का अपना एक धर्म है। और इस विषय में 42वें संविधान संशोधन के पहले से भारत के मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में ये कह दिया गया है 25 आर्टिकल से लेकर 28वें आर्टिकल तक के कि एक व्यक्ति को, एक संस्था को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने, उसके प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। ये हमारे संविधान में जनता को है, पर राज्य का हमारा कोई धर्म नहीं है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। धर्मनिरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये भी क्लियर हुई। दूसरी बात, हम भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। इसका एक अच्छा उदाहरण हमारे संविधान की कि हम मत के माध्यम से क्या करते हैं, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है जो आगे के वर्षों में शासन करेगा। तो मतलब हमारे यहाँ पर जो शासन है वो वंशानुगत शासन नहीं। हमारे यहाँ राजा भी अगर जो राष्ट्रपति है वो चुनकर आता है तो जनता के द्वारा चुनकर आता है 5 वर्षों के लिए। यदि जनता चाहे तो उसे फिर आगे बढ़ा सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रधानमंत्री अगर चाहे तो प्रधानमंत्री को अगर एक बार चुनकर अगर अच्छा कार्य करता है तो जनता पुनः उसको चुनती। तो मतलब जनता के द्वारा ही इन कार्यों को किया जाता है। तो मतलब उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, लोगों के लिए शासन करने वाले शासन की स्थापना करना। ऐसा ही गणतंत्र, जनता का तंत्र, इसमें भी हुई। बस बात यह है कि ब्रिटेन में भी गणतंत्र है, हमारे यहाँ पर भी गणतंत्र है, परंतु हमारे यहाँ पर निर्वाचित गणतंत्र है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाता है, बल्कि ब्रिटेन में जो है वहां पर जो गणतंत्र है वो राजशाही वाला गणतंत्र है। अर्थात वहां पर जो संसद है वो तो हमेशा चुनी जाती है, परंतु वहां पर जो राष्ट्र प्रमुख है वो जो प्रमुख है वो वंशानुगत रहता है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। हम संप्रभु बनाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं, और इसके माध्यम से हम हमारी जनता को कई सारी और भी चीजें देना चाहते हैं। तो हमारे संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति के विषय में हम पढ़ेंगे। हम क्या देना चाहते हैं? न्याय, स्वतंत्रता,
समता और बंधुत्व, हम ये देना चाहते हैं। क्या क्या देना चाहते हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो हमें ये पता है कि न्याय हम किस प्रकार का देना चाहते हैं? सामाजिक रूप से न्याय होना चाहिए, मतलब समाज में आर्थिक रूप से न्याय और राजनीतिक रूप से न्याय। सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय, राजनीतिक रूप से न्याय, मतलब सीधे सीधे है कि हम इस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का विभेद ना हो, विशेषाधिकार ना हो, और उसके लिए हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में हमने आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक के जो भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, उसमें हमने स्वतंत्रता की बात की और खासकर आर्टिकल 19 1 के क से लेकर 6 तक का हमने स्वतंत्रता की बात की। और वो स्वतंत्रता में कई सारी स्वतंत्रता हमने दी, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बैठने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, घर बना के स्थायी रूप से रहने की स्वतंत्रता हमने दी। ये स्वतंत्रता देने का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। जब व्यक्ति सोचेगा, समझेगा, जब तक कि उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से उसकी सोचने समझने की क्षमता में क्या होगी? कम। और स्वाभाविक रूप से अगर जनता अगर सोचने समझने में कम होगी तो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इसलिए हमने स्वतंत्रता की बात की। पर ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता दी है वो स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता दी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, बिना किसी रोक टोक के नहीं है, कुछ रोक टोक के साथ है। तो मतलब ये रोक टोक कहलाता है युक्ति युक्त निर्बंधन। और ये युक्ति युक्त निर्बंधन क्या है? तो देश की एकता, अखंडता को कहीं ना कहीं छेद करने वाले, दुर्भावनापूर्वक कार्य करने वाले, ऐसे कार्य करने से आपको रोका जाता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे स्वतंत्रता है तो चोरी करो। चोरी करना एक अपराध है। और वो ये बोले कि सर मुझे जीविका जीना है, तो जीविका जीने के लिए आर्टिकल 21, तो जीविका जीने के लिए, जीवन जीने के लिए मुझे चोरी करना, क्योंकि मेरे पास में एक ही व्यवसाय है चोरी करने का, तो चोरी करने का व्यवसाय है तो मैं चोरी करूंगा, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है। तो कोर्ट ये कहता है कि विधि के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। तो आप चोरी करना कहीं ना कहीं दूसरे के अधिकार को कहीं ना कहीं आप टच कर रहे हो, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो दूसरे के अधिकार को कम करने का भी अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। समानता की बात, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इसमें हमने समानता की बात की। आर्टिकल 14 पूरे रूप में समानता की बात करता है, पूरे व्यक्तियों को समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 भारतीय नागरिक, आर्टिकल 16 भारतीय नागरिक, इनके लिए स्वतंत्रता समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। तो हम समानता लाना चाहते हैं। समानता क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि इसके पहले जो हमारा समाज था वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था के कारण टूट चुका था, और इसी वर्ण व्यवस्था के कारण ही भारत में ब्रिटिशों ने 200 वर्षों तक के शासन कर पाए, क्योंकि भारत कभी एक हो ही नहीं पाया। यदि समता रहेंगी, समानता रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से सब लोगों में बंधुत्व की भावना रहेगी। और जब भी एक व्यक्ति पर अगर कोई लांछन आता है, दूसरा व्यक्ति बंधुत्व के कारण उसकी मदद करने के लिए आएगा, और ऐसे में एकता बनेगी। और जब एकता बनेगी तो भारत में एकता आएगी, और ये एकता आएगी तो कहीं ना कहीं भारत लंबे समय तक के एक अखंड राष्ट्र बन पाएगा। तो हमारे देश के संविधान की जो प्रकृति है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की, ये चीज हमारे संविधान द्वारा देने की कोशिश की। अब हम अगले लेक्चर में संविधान के विषय में जो जो केसेस आए उन केसेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम
आगे चलकर भाग एक को समझने की कोशिश करें कि भाग एक क्या कहता है। भाग एक के कई सारे लेक्चर हो सकते हैं, तो हम भाग एक में क्या क्या बातें बोली गई है उन बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप एक प्रश्न लिखिएगा। पहला, भारतीय संविधान में जो शक्ति है वो शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का नाम लिखें। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। ये 3 प्रश्नों को जरूर आप लिखिए और लिखने के साथ में आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो आपको जो नए नए आते रहे वो हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।